बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की ज़िंदगी के लिए एक और मुश्किल दिन है, एक और टफ़ दिन है। और क्योंकि इमरान ख़ान को आदत है, ऐसे बहुत सारे टफ़ दिन उसने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और मुकाबला किया। कभी वो हार के निकलता रहा और कभी जीत कर निकलता रहा। खेलों के मैदान से लेकर अब तक मैंने एक रिसर्च की है इमरान ख़ान के बारे में, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और ये सब कुछ जो इस वक्त इमरान ख़ान के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये इस वीलॉग में मैं आपको अगले चंद मिनटों में बताऊँगा। देखिए, अगर इमरान ख़ान की आप पूरा करियर देखें तो इसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी टफ, और बड़ी मुश्किल से अपने टास्क पूरे किए हैं। यानी क्रिकेट की दुनिया में पहले नाकामी, फिर बड़ी मुश्किल से, फिर बॉलिंग का एंगल तब्दील किया, फिर आए वापस, फिर निकले टीम से, फिर दोबारा कैप्टन बने, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा लेकर आए, फिर आकर वर्ल्ड कप जीता। जी मुझे हॉस्पिटल बनाना है, वर्ल्ड कप बन गया, वर्ल्ड कप जीत लिया। यानी आखिर में जाकर कामयाब हो गए। 42 साल की उम्र तक लड़ता रहा। और वो सारे, अगर आप 42 साल देखें तो वो एक स्ट्रगल है पूरी, उसको अगर आप समझें, उसको देखें आप, तो इमरान खान को जो लोग जानते हैं, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो गोरे हैं, उनसे आप पूछें, वो कहते हैं मुख्तलिफ आदमी था। हमें यकीन नहीं आता था कि ये वापस आ गया। हमें नहीं लगता था ये फिर मुकाबला करेगा। ये वो चीज़ें करता था जो हम सोच नहीं सकते थे। ये ज़हनी तौर पे, असाबी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हम सबसे बहुत मजबूत आदमी था। तो इसका एक खौफ था टीमों पे भी उस वक्त। फिर इसने हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, बनता ही नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये दुनिया का महंगा तरीन इलाज है और तुम कैसे करोगे, ये मुमकिन नहीं है। उसने करके दिखाया। वो कई साल लगा रहा, लोगों से पैसे मांगता रहा, भीख मांग मांग के, कुछ भी करके, इधर से मांग उधर से मांग। कई कई घंटे लोगों के जो है वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के इंतज़ार करता रहा कि वो फारिग होंगे ऑफिसर तो मुझे मिलेंगे, मैं उनसे पैसे मांगूंगा बिजनेस कम्युनिटी से। इसहाक डार ने ताना भी दिया था कि ये बंदा 2-2 घंटे तो मैं बाहर बिठा के इसको इंतज़ार करवाता था, इमरान खान को, और ये जब मुझे मिलता था तो फिर मैं इसको डोनेशन देता था। तो इस पर इमरान खान साहब के एक दोस्त का मुझे याद है, स्टेटमेंट आया, उसने कहा जी मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि वो गरीबों के लिए आपके दरवाजे पे भी बैठा रहता था। बहरहाल उसने कैंसर का हॉस्पिटल बना के दिखाया, एक नहीं ज़्यादा बना कर दिखाया, यूनिवर्सिटी बना दी, पॉलिटिक्स में आ गए। अब पॉलिटिक्स में अगर इमरान खान को आप देखें, जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में लोग आए हैं, ये सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक धक्के खाने वाला आदमी है। यानी इमरान खान साहब सियासत में आए 90s के आखिरी चंद सालों में, 22 साल के बाद इनको इक़्तिदार मिला है। 96 में गालिबन ये आए थे, 2018 में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। 22 साल तक जो है वो एक आदमी ने कोशिश की और फिर जाके वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। मियां नवाज शरीफ साहब फटाफट आए थे, आते ही वज़ीर आज़ा, फिर वज़ीर आज़म। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनके वालिद थे, आई फटाफट वज़ीर आज़म। बाकी जितने जर्नैल आते रहे वो भी फटाफट। यानी जो सियासी ख़ानदान है उनको जल्दी जल्दी इक़्तिदार मिलता रहा है। वो जैसे ही आए उनको इक़्तिदार मिल गया। यानी बिलावल ने अभी सियासत शुरू की थी चेयरमैन पार्टी के, और फिर फटाफट सिंध की हुकूमत भी मिल गई। अब सिर्फ उनकी उम्र कम है, जहाँ दाव लगेगा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान। किसी ने भी पाकिस्तान की सियासत में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने इतना लंबा अरसा इंतज़ार नहीं किया। 22 साल जितनी मट्टी इमरान खान की पलीत हुई है, मैंने नहीं देखी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी और की होती हुई। सारे गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे। अब तो कई लोग उनके साथ हैं जो बदतमीजी करते थे, जो गालियां देते थे, जो रोज़ाना मट्टी पलीत करते थे। अब उनकी पार्टी में खान साहब ने उनको लिया हुआ है। लेकिन बड़ी मुश्किल देखी है पॉलिटिक्स में अगर किसी आदमी ने, और लगातार वो लगा रहा, उसने हार नहीं मानी, तो वो इमरान खान था, चिपक गया। यानी मैं एक फिल्म देखता था, वो टर्मिनेटर, उसमें उसको मारते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उसको बम मारते हैं, वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो फिर इकट्ठा कुट्ठा होकर फिर खड़ा हो जाता है। तो ये इमरान खान के साथ ये करते रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में। उसको कभी यहूदियों का एजेंट, कभी उसकी शादी तुड़वा दी, कभी कुछ करवाया, लेकिन वो आदमी कंसिस्टेंट था, वो लगा रहा। अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें तो उसने कुछ ना कुछ करके, उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई, वो वहाँ को डिलीवर कर पाया, उसकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आ गई 2018 में। अब यहां से आप अगर एक चीज पे गौर करें कि इमरान खान को जिंदगी में कोई कामयाबी आसानी से नहीं मिली। धक्के खा के, चोटें खा के, रुसवा हो के, और बहुत ज़्यादा तकालीफ के बाद उसको कोई भी कामयाबी मिलती है।
बड़ी परेशानियों के बाद। ऐसा उसको कभी नहीं हुआ कि उसने कोई भी चीज़ आते ही अचीव कर ली हो, चाहे क्रिकेट में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिक्स में, जिस चीज़ में भी है उसने धक्के खाए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उसका रिकॉर्ड टूट जाए। अब वो पॉलिटिक्स में आया, पहले दिन से धक्के पड़ रहे हैं, पहले दिन से जो है वो जलील किया जा रहा है, पहले दिन से रुसवाई उसके सामने है। अब हुआ गया, पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे पहले इमरान खान साहब जो अपोजिशन है उसके साथ एक नरमी पैदा करने में नाकाम रहे। इमरान खान साहब ने जो करप्शन का मसला था या मनी लॉन्ड्रिंग का मसला था उसको ज़ाती मसला बना लिया, और जब उसको ज़ाती मसला बनाया तो उनको लगा कि हर वो शख्स जो मेरे मुल्क को लूटता रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है या दाव लगाता रहा है, कमीशन खाता रहा है, वो मेरा ज़ाती दुश्मन है। और इस मामले को जब ज़ाती नौइयत का बनाया तो जो पॉलिटिकल एलीट थी उन्होंने कहा जी ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग आपस में जितना मर्जी लड़ते हैं पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई कभी ज़ाती नहीं थी। महफिलों में हम इकट्ठे जाते हैं, हमेशा मिलते हैं। यानी हमारे टॉक शोज में मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान के आने से पहले ये जब बाहर निकलते थे तो आपस में जफियाँ डालते हुए निकलते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने एक ऐसी पार्टी बनाई जो वापस निकलते हैं तो एक दूसरे के साथ मुंह बना के निकलते हैं। कोई तहरीक इंसाफ के लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो इनसे नहीं मिलाना चाहते। तो एग्जैक्टली ये सूरत हाल जो है इसने पैदा कर दी इमरान खान साहब ने। पहले दिन ही इनको तस्लीम नहीं किया अपोजिशन ने, उनको आइडिया हो गया कि गलत बंदा आ गया, हटाओ इसको, और इतना शोर मचाया कि बात नहीं करने दी। वो बिगड़ गया, उसने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा और मैं इनको जेलों में डालूंगा। मफामत ना करने और एहतसाब के शौक ने इमरान खान साहब के दुश्मनों की तादाद में इजाफा किया। इस मुल्क में सियासी जमातों के लोग जो हैं वो माफियाज की तरह काम करते हैं। मुझे आप ये कहने दें, मैंने बड़ा अरसा रिपोर्टिंग की है, मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता रहा हूं। मैं आपको यहां तक एक वाकया बता देता हूं कि एक कानून ला रहे थे पंजाब के अंदर एक दौर में, और वो ये था कि जो भी दवाई बिकेगी उसके ऊपर स्पेशल किस्म का नंबर लगा हुआ होगा ताकि ये पता चले कि ये दवाई कब बनी है, किस तरह बनी है। उसके लिए मैकेनिज्म बना रहे थे। और जो वजीर साहब ये तजवीज़ लेकर गए थे, उनके एक रिश्तेदार की फैक्ट्री के अंदर वो स्टिकर बनने थे जो लगने थे जाके। ये पूरा का पूरा निज़ाम ही करप्शन के ऊपर खड़ा हुआ था। मैंने आपको एक मिसाल दी, एक साल मुझे पता है, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं, रिपोर्टिंग के बैकग्राउंड से आया हूं। मैंने 10 साल रिपोर्टिंग की है और लगातार काम किया है सड़कों के ऊपर, दफ्तरों के अंदर, ईवानों के अंदर। मैंने खाक छानी है सड़कों की, तब मुझे पता चला कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और मैं इन सारों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। तो ये माफिया की तरह काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि ताजिर इनके साथ हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है, बिजनेस कम्युनिटी इनके साथ है, मिलों और फैक्ट्रियों के मालिकान इनके साथ हैं, ठेकेदार सारे इनके साथ हैं। ये सब इकट्ठे हो गए। पहली चीज जो इन्होंने की, इन्होंने इमरान खान साहब जो टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे असद उमर के जरिए से, या हिसाब किताब करना चाहते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट में पैसा अब टैक्स की सूरत में पाकिस्तान को दो, हमारे पास पैसा आएगा, कर्जा उतारेंगे, मुल्क को बेहतर करेंगे, तरक्की करेगा मुल्क, उस पर सारे बिगड़ गए। अपोजिशन तो पहले ही बिगड़ी हुई थी। आप अगर याद करें, शुरू के अंदर जब इमरान खान साहब आए थे तो उनकी पॉलिसीज के बाद हुआ क्या था। फौरी तौर पे फैक्ट्री मालिकान ने, मिल मालिकान ने, कारोबारी हजरात ने अपने बंदे छांटी करना शुरू कर दिए थे, मैन पावर को निकालना शुरू कर दिया था। उसका एक बड़ा दबाव आया था इमरान खान के ऊपर, और इस किस्म के हालात पैदा किए गए। लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब को तंग आकर कंप्रोमाइज करना पड़ गया, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था, पूरा का पूरा माफिया सामने आके खड़ा हो गया था, तो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। असद उमर को हटाया, एक ऐसी टीम लेकर आए जो दूसरे तरीके से काम करती है। शब्बर जैदी को भी इसलिए जाना पड़ा, वो टैक्स कलेक्शन अच्छी करना चाह रहा था, वो लोगों को टैक्स के उसके नेटवर्क के अंदर लाना चाह रहा था, उसको भी फारिग होना पड़ा। क्योंकि यहां पे माफियाज के साथ काम करते करते पॉलिटिकल लोगों ने एक इन्वायरमेंट बना दिया था कि 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए कमाओ। यही लोग जब अमेरिका में या बरतानिया में जाके कारोबार करते हैं तो 10 रुपए लगा के 2 रुपए कमाते हैं। यहां वो कहते हैं कि 10 के साथ 100 चाहिए, मुनाफा बहुत बड़ा चाहिए। आदत पड़ गई है दिहाड़ी लगाने की। तो जो दिहाड़ी लगाने की आदत है उसने इनको इमरान खान के खिलाफ उकसाया कि इस हुकूमत में तो मुनाफा उतना है ही नहीं और पैसा इनके पास बहुत बड़ा था। तो बिजनेस कम्युनिटी ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, माफियाज ने उसका जीना हराम किया। कभी आटे के अंदर, कभी चीनी के अंदर, कभी किसी और चीज़ के अंदर, उसको हर जगह ज़रब लगाते रहे। और ये सारा का सारा कारोबार जो है इसी पॉलिटिकल एलीट का है जो 2 साबका हुकूमतों के साथ जुड़ी हुई थी, और कुछ लोग इमरान खान साहब की पार्टी में भी शामिल हो गए थे। टैक्स के मामले में तंग किया। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है उसको पहली दफा लगा कि भाई हमसे तो सवाल ही नहीं हो सकता था, हमें कौन पूछ सकता था इस मुल्क में, ये कौन आ गया आउटसाइडर, ये हमसे पूछ रहा है।
कि 2 गाड़ियां नहीं रख सकते, स्पेशल प्रोटोकॉल्स नहीं ले सकते, ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेट्स को सुनने की आदत नहीं थी, जब उनके सामने आई तो वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने रिएक्ट किया और काम करना बंद कर दिया। उनके काम ना करने की वजह से फिर पब्लिक के ऊपर प्रेशर पड़ा। उन्होंने कहा जी नैब तंग करती है, एहतसाब होता है, लिहाजा हमने काम नहीं करना, फाइलें बंद करके बैठ गए, ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, उनके बगैर सिस्टम चलता नहीं है। अब एक को हटाए, दूसरे को लगाए, वो भी वही करे, तीसरे को लगाए, वो भी वही करे, चौथे को लगाए, सारे मिल गए और सब ने मिलकर जो है वो इमरान खान को ब्लैकमेल किया, और फिर वहां पे भी कंप्रोमाइजेस करने पड़े। लेकिन इस सिस्टम के साथ वो चिमटा रहा। उसने निज़ाम जितना मर्जी गला सड़ा है उसको छोड़ा नहीं। ब्लैकमेलिंग हुई, फैसले बदलवाए गए, वजारतें तब्दील करनी पड़ी, मगर उसने कहा मैं हार नहीं मानूंगा। वो इस सिस्टम के साथ चिपका रहा, लगातार जोर लगाता रहा। और कुछ चीज़ें जिस पे उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यानी बात चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया, उसने एहतसाब पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो करना नहीं चाह रहा था। एनआरओ उसने नहीं दिया, वो देना नहीं चाह रहा था। लेकिन नवाज शरीफ जैसे बंदे को उसके ऊपर दबाव डाल के 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकलवा दिया गया। फिर ये कहा गया उसकी बेटी को भी निकालो, वो डट गया, उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। और बहुत सारे मामलात के ऊपर वो डट गया, उसने कहा मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन लगातार उसके ऊपर दबाव बढ़ता रहा उसके ऊपर, यानी उसकी अपनी पार्टी के अंदर से, इदारों के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, दूसरी पार्टी की जानिब से, बैरून मुल्क से बहुत दबाव आया। लेकिन वो जितना कर सकता था उसने इसमें किया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कही थी, आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि मेरी जेब में बहुत सारे खोटे सिक्के हैं, लेकिन दुनिया के इस बाजार में ये खोटे सिक्के चलाने पड़ते हैं। तो इमरान खान के पास भी खोटे सिक्के हैं, बेशुमार है, उन्हीं खोटे सिक्कों से काम चला रहा है। यानी जब सीक्रेट बैलेटिंग का मामला आया तो वो खोटे सिक्कों ने पैसे खा लिए। अब उन्होंने पैसे खा लिए और पैसे खाने के बाद वोट डाल दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को, बिक गए। अब इमरान खान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो हार मान ले, इस्तीफा दे, घर चला जाए, या चिपका रहे इस निज़ाम के साथ, जोर लगाता रहे, इस बदबूदार घटिया गले सड़े निज़ाम के साथ चिपका रहे और जोर लगाता रहे। क्योंकि एक बात मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान से उम्मीद लगा के बैठे हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, तगड़े लोग हैं, अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, कुछ इदारों में बैठे लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। एलियन है, बाहर से आया है, और तरह से काम करना चाहता है, निज़ाम को बदलने की बात करता है। हम निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, हमें निज़ाम से फ़ायदा होता है, लिहाजा इसको निकालो। लेकिन पब्लिक के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस निज़ाम से तंग हैं, वो रोज़ाना इस निज़ाम से मार खाते हैं और कई नस्लों से खाते चले आ रहे हैं। उन लोगों के लिए ये निज़ाम के साथ चिपका हुआ है, उसके साथ लड़ रहा है। देखिए, बड़े मकसद के लिए आपको छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी आपको बहुत बड़ी जंग जीतने के लिए छोटे छोटे महाजों से पीछे हटना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आके अर्ज़ किया कि एक मुनाफिक है, अगर आप हुक्म दें तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहचानते थे, कुरान मजीद की एक सूरत के अंदर भी इसका जिक्र है। और उस मुनाफिक ने यहाँ तक कहा था कि मदीना पहुँचकर जो इज़्ज़त वाला है वो दूसरे को निकाल देगा, इसका मफहूम ऐसे है। तो यहाँ तक होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त काम लिया हिकमत से, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मना किया था। सुलह हुदैबिया की मिसाल आपके सामने है। लेकिन बड़े मकसद के ऊपर आप समझौता नहीं करते, और उस बड़े मकसद की अचीवमेंट के लिए आप छोटे मोटे मामलात के ऊपर आपको पीछे हटना पड़ता है। अब सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए से जिन लोगों ने 2 नंबरी की है, इमरान खान साहब को उन्हीं लोगों से वोट लेना पड़ेगा एतमाद का, और वही लोग आएंगे और आके इमरान खान को वोट देंगे एतमाद का। देखना यह है कि वोट मिलता है या नहीं मिलता। कुछ फैसले इसमें इमरान खान से गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगर नीयत का अच्छा है तो सब कुछ ठीक करता रहा है। यानी मईशत में मार खाई है, पॉलिसीज को बहुत तेजी से लेकर आए, मार पड़ी, कोविड आया उसकी वजह से फिर मार पड़ी, काबीना में कुछ गलत लोग शामिल किए, कुछ गैर मुंतखब लोग ऐसे शामिल किए जिन्होंने आगे अच्छा काम नहीं किया, कुछ पैराशूटर्स आ गए। और पंजाब की वजारत आला के हवाले से एक बड़ी गलती है, मैं उसको गलती समझता हूँ, हो सकता है कल को खान साहब का फैसला मुझे गलत साबित कर दे, लेकिन मैं समझता हूँ तो मैं इसलिए ये बात भी करता हूँ। मगर फिर भी कई हवालों से इमरान खान साहब ने अपने आप को बेहतर साबित किया है। यानी करप्शन के जो मेगा स्कैंडल्स हैं वो नहीं बने इस हुकूमत में। मनी लॉन्ड्रिंग की कोई रिपोर्ट्स ऐसी नहीं आई कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं।
एहतसाब में, और इमरान खान ज़ाती हवाले से आप कहें तो वो करप्ट नहीं है, सब जानते हैं। एहतसाब में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बड़ी रिकवरीज इस दौरे हुकूमत में हुई हैं। यानी इन 2-2.5 सालों में जितनी रिकवरी हुई है पिछले 20 साल में नहीं हुई, उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कामयाबी है। कोरोना से लड़ाई में एक हैरत अंगेज़ कामयाबी थी इमरान खान साहब को मिली है। यानी दुनिया को वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली, अल्लाह की मेहरबानी सबसे पहले, तो वो भी एक चीज़ है। भारत को इतना मुंह तोड़ जवाब किसी हुकूमत ने कभी नहीं दिया जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। खारजी लिहाज से इनकी जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत के हवाले से, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात के हवाले से, वो बहुत अच्छा काम किया इमरान खान साहब ने। हर फोरम पे आवाज़ उठाई, इन्वायरमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया। प्रोटोकॉल्स वो नहीं लिए जो साबिक हुक्मरान लेते थे। वज़ीर आज़म हाउस में 10-10 ख़ानदान रहते थे, सड़कों के ऊपर लंबी लंबी ट्रैफिक जैम रहती थी। मैंने इनके वुज़रा के साथ वो प्रोटोकॉल्स नहीं देखे, या मैंने यहाँ पे वो हालात नहीं देखे जो PMLN के दौर में थे। उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था तो ट्रैफिक जैम, घर से कोई खातून शॉपिंग करने जाती थी, ट्रैफिक जैम, पूरे पूरे टब्बर के पास सिक्योरिटीज़ थी। इमरान खान के सारे रिश्तेदार अकेले अपनी गाड़ियों में फिरते हैं और ख़ुद ही गाड़ियाँ चलाते हैं अपनी। इमरान खान या उसकी बीवी खातून अव्वल, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटीज़ मिली हुई हैं बाकी लोगों को। अयाशियाँ नहीं हैं, शाह खर्चियाँ नहीं हैं। यानी दौरों की कीमतें आप देख लें, 10 गुना कम पैसों में दौरे करता है। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी फौज को लेकर नहीं चल पड़ता दूसरे मुल्कों के अंदर कि इनको खुश रखना है, इनको खिलाना पिलाना है, इनको बड़े होटलों में रखना है, इनको याशी करवानी है, इसलिए सहाफ़ी भी नाराज़ हैं। कोई 2 नंबरी इस तरह की हमने नहीं देखी, वो प्रोटोकॉल्स नहीं है। और वो लोग जेलों में बंद हुए इमरान खान के दौर में, जो और लाजवाब भी हुए, वो लोग जिनसे कभी कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ये लोग भी जेल में जाएंगे। वो तो कानून से बालातर थे। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम इतना बिगड़ गया है कि मेरे ख्याल में ये किसी दवाई से ठीक नहीं होगा, इसकी बड़ी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, मुझे ये लगता है। लेकिन इमरान खान साहब शायद मुख्तलिफ सोचते हैं। वो इसी गले सड़े निज़ाम के साथ चिमटे हुए हैं, उसको जफ्फा डाला हुआ जोर लगाता जा रहा है, जोर लगाता जा रहा है। ये निज़ाम उसको झंझोड़ रहा है, उसको धक्का दे रहा है, उससे जान छुड़ाना चाहता है। और इस निज़ाम से जुड़े सारे लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, इसको निकालो, इसको हटाओ। मगर ये शख्स जो है, इसकी सिर्फ एक क्वालिटी है जो पहले दिन से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि हार नहीं मानता। ये एक्शन बदल के आता है, ये यू टर्न लेके आता है, ये स्ट्रेटजी चेंज करके आता है, लेकिन चिमटा रहता है, जान नहीं छोड़ता। वो हारे या जीते, आज का दिन एक और फैसला कुन दिन है। इसमें वो हारे या जीते, लेकिन एक बात है कि ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही फॉट वेल, वो बहुत अच्छा लड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।